हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से 10th स्टैंडर्ड के लिए पासिंग रूल्स है वो क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको ये पता होगा कि अगर हमारा 35 मार्क्स आता है तभी ही हम पास होंगे। जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया है वो 35% है या तो फिर 100 में से 35 मार्क्स है। बट स्टूडेंट्स आज आपको मैं एक बताऊंगा रूल, जिस रूल के हिसाब से महाराष्ट्र बोर्ड ने अगर आपका 35% से कम भी मार्क्स है तो आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपका 35% मार्क्स से कम होगा या तो 35% से कम होगा तभी भी आज आप उस सब्जेक्ट से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो दोस्तों अभी तक आपको यही पता होगा कि जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का होता है पेपर, उसमें एटलीस्ट हमें 35% लाने पड़ते हैं इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। मतलब हर सब्जेक्ट में हमारा अगर 35% नहीं आएगा, 100 में से 35 मार्क्स नहीं आएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। बट बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक पासिंग रूल लाया है, जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके हिसाब से अगर आपका 35% मार्क्स नहीं होगा या तो 35% नहीं हो रहा है किसी सब्जेक्ट में तो भी आप पास हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं जो हमारे पासिंग रूल्स है वो क्या है और वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने अपने सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश लिखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। आप मराठी मीडियम से हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट मराठी रहेगा, और अगर आप उर्दू मीडियम से हो तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट उर्दू रहेगा, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फर्स्ट लैंग्वेज के नीचे रहेंगे। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैंने अलजेब्रा ज्योमेट्री भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैंने मैथ्स लिखा है। मैथ्स का जो है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कंबाइंड मार्क्स जो होता है वो आपको मैथ्स में मिलेगा। उसके बाद साइंस 1 एंड साइंस 2 के मार्क्स भी ऐड होके एक साइंस का मार्क्स ही मिलेगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम का ये नहीं पता चलेगा कि साइंस में 1 में कितने मार्क्स मिले एंड साइंस 2 में कितने मार्क्स मिले। आपका ओवरऑल साइंस का मार्क्स दिखेगा। उसके बाद मैथ्स 1 में कितने मार्क्स मिले, मैथ्स 2 में कितने मार्क्स मिले, ये भी आपको नहीं पता चलेगा। आपको डायरेक्टली ये समझ में आएगा कि आपको मैथ्स में इतने मार्क्स मिले, ओवरऑल अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में इतने मार्क्स मिले। उसके बाद दोस्तों जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस है वो एसएस होता है, डायरेक्टली उसका कंबाइंड मार्क्स आएगा। आई होप आपको ये सब पता होगा। अब दोस्तों हम अज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि थोड़ा वीक है, तो उसका मार्क्स हम अज्यूम करते हैं कि कैसा होगा और उसके लिए पासिंग रूल्स कैसे होंगे, पासिंग का क्राइटेरिया जो है उसके लिए कैसा होगा। तो मैं एक वीक स्टूडेंट का इंग्लिश में मार्क्स लिख देता हूँ कि 39, उसको 39 मार्क्स मिले इंग्लिश में। हिंदी में उसको 45 मिले और मराठी में उसको 32 मार्क्स मिले। उसके बाद मैथ्स 1, मैथ्स 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मिला के उसको 33 मार्क्स मिले। साइंस में उसको 47 मिला। एसएस में उसको 39 मार्क्स मिले। दोस्तों जो मैंने मार्क्स लिखे हैं ओवरऑल ये ऑब्टेन्ड मार्क्स, वो अपने आउट ऑफ 100 है, 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं। और आपको यहाँ पे एक डाउट होगा कि एसएस में कितने मार्क्स मिले। एसएस में 39 मार्क्स मिला है। 39 मार्क्स कैसे मिला, बिकॉज हमारा जो ज्योग्राफी का पेपर है वो हुआ नहीं था। तो दोस्तों ज्योग्राफी के पेपर के लिए मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है जो अपना एवरेज सिस्टम ज्योग्राफी में है, वो कैसे होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा, तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में उस बंदे को 39 मार्क्स मिला, हिंदी में 45 मार्क्स मिला एंड मराठी में 32 मार्क्स मिला। तो यहाँ पे वो फेल है। मतलब अगर आपका 35 मार्क्स से कम होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो फेल हो जाता है। तो यहाँ पे 32 मार्क्स मिला है, वो फेल है। उसके बाद मैथ्स 1, मैथ्स 2 मिला के टोटल 33 मार्क्स मिला है, यहाँ पे भी फेल है। बट अगर बोर्ड के पासिंग रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स पास होने वाला है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। दोस्तों जो अपना फर्स्ट रूल है वो हमारे लैंग्वेजेस के ऊपर अप्लाई होता है, जो हमारा पासिंग रूल है। तो लैंग्वेजेस का फर्स्ट रूल देखते हैं हम। रूल 1 अपना लैंग्वेज के लिए होता है। हमारे 3 लैंग्वेजेस होते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। तो इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी का टोटल अगर हम मार्क्स करेंगे तो 39
प्लस 45 प्लस 32। तो स्टूडेंट 39, 45 एंड मैं 32 को टोटल करता हूँ तो आएगा 116। कितना टोटल आ रहा है? इस 3 सब्जेक्ट का टोटल कितना आ रहा है? 116। तो फर्स्ट रूल जो है हमारा लैंग्वेज के लिए वो ये है कि आपका हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मराठी ये टोटल मिला के 35% होना चाहिए। अब ये तीनों पेपर का अगर मैं टोटल मार्क्स अगर बोलूँ तो होता है 300, क्योंकि 100 के तीनों पेपर होते हैं तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इज 300, और 300 का 35% कितना होगा? 105 मार्क्स। 105 मार्क्स 300 का 35% होता है 105 मार्क्स। तो बच्चों अगर आप लोग का हिंदी इंग्लिश प्लस मराठी टोटल मिला के 105 से ज़्यादा आ रहा है, टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 105, जो अपना टोटल मार्क्स आ रहा है आपका वो ग्रेटर है 105 से, तो आप पास हो जाएंगे। मतलब अगर आपका 32 मार्क्स है मराठी में तभी भी आप पास हैं। तो बच्चों ये हो गया अपना फर्स्ट कंडीशन जो अपना लैंग्वेजेस के ऊपर है। मतलब एक सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट फेल था, उसको मराठी में 32 मार्क्स थे, लेकिन जब उसका तीनों का मार्क्स टोटल किया गया तो आ रहा है 116, और 116 बड़ा है 105 से, देयरफॉर वो जो अपना स्टूडेंट्स है वो पास हो जाएगा ओवरऑल हिंदी इंग्लिश एंड मराठी में। ये जो हमारा पासिंग का रूल है इसे कंबाइंड रूल बोला जाता है। ये लैंग्वेजेस का कंबाइंड रूल होता है। तो जो आपका मार्कशीट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हैज़ करके सिंबल आ जाएगा। हैज़ मतलब होता है कंबाइंड पासिंग। ये रूल के साथ एक रूल और भी है कि उसका मिनिमम मार्क्स है ये तीनों सब्जेक्ट्स में 25 होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स 25 होना चाहिए। तो टोटल बच्चों आप बोल सकते हैं 2 रूल है। मिनिमम मार्क्स 25 होना चाहिए, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट में 25 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और तीनों का जो टोटल है वो मिला के 105 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 105 होना चाहिए। तो टोटल 2 रूल्स है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक कंडीशन और बताता हूँ। जैसे कि वो स्टूडेंट को इंग्लिश में 34 मार्क्स मिल गए, वो जो अपना स्टूडेंट था उसको इंग्लिश में 34 मार्क्स मिले, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वो इंग्लिश में भी फेल है और मराठी में भी फेल है। अब इंग्लिश और मराठी में अगर वो बंदा फेल हो गया तो फिर से उसका टोटल किया जाएगा 34 प्लस 45 प्लस 32। हिंदी इंग्लिश मराठी का टोटल 34, 45 एंड 32 अगर हम करेंगे तो बच्चों अपना टोटल आएगा 111, मतलब 111। 34, 45, 32 को टोटल करने से आ रहा है 111। तो 111 जो है वो ग्रेटर है 105 से, और जो मिनिमम मार्क्स इसको मिला है वो हर सब्जेक्ट में 25 से ग्रेटर ही है। आप देख सकते हैं 34 25 से ग्रेटर है, 32 भी ग्रेटर है और 45 भी ग्रेटर है। तो 2 क्राइटेरिया है, एक तो 105 से बड़ा होना चाहिए तीनों के टोटल मार्क्स, और एक 25 से भी ग्रेटर होना चाहिए एवरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स। तो दोस्तों अगर उस स्टूडेंट्स के इस टाइप से ही मार्क्स आते हैं तो वो हिंदी इंग्लिश मराठी में पास ही होगा। बट यहाँ पे 2 जगह हैज़ मार्क्स आएगा, बिकॉज ये 2 सब्जेक्ट में उसको कंबाइंड पासिंग किया गया है। तो ये हो गया लैंग्वेजेस का कंबाइंड पासिंग। बच्चों इसमें मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूँ। जैसे कि उसको इंग्लिश में मिला 39, हिंदी में मिला 45 एंड मराठी में मिला 24। तो बच्चों अगर आप इसका टोटल करोगे तो 39 प्लस 45 प्लस 24 अगर मैं करता हूं तो बच्चों यहाँ पे टोटल आ रहा है 108। 39, 45, 24 का टोटल आ रहा है 108। तो जो अपना फर्स्ट रूल है, तीनों का मार्क्स अगर 105 से ज़्यादा है, यहाँ पे 108 आ रहा है मार्क्स, तो मतलब फर्स्ट रूल के हिसाब से वो स्टूडेंट्स पास होना चाहिए। बट दोस्तों ये स्टूडेंट को पास नहीं किया जाएगा। ये स्टूडेंट अपना जो मराठी का पेपर है उसमें उसको फेल कर दिया जाएगा और उसका यहाँ पे रिजल्ट में F करके आएगा। अब रिजल्ट में उसको F करके क्यों आएगा मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी बोलोगे सर कि उसका 105 से तो ज़्यादा आ रहा है, टोटल तीनों में 108 आ रहा है। बट दोस्तों जो अपना सेकंड क्राइटेरिया है पासिंग रूल का, वो ये भी बोलता है कि इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स उसका मार्क्स 25 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मराठी में उसे 2 मार्क्स और होते, 2 मार्क्स और मिले होते तो वो पास हो जाता था। वो दोनों पासिंग रूल के क्राइटेरिया को पास कर देता और उसको मराठी में पास कर दिया जाता। बट इस कंडीशन में 108 टोटल आ रहा है बट मराठी में 24 है, उसे फेल कर दिया जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको लैंग्वेज के लिए 3 रूल्स बताए।
फर्स्ट रूल ये था कि एक सब्जेक्ट में फेल बट टोटल उसका 118 आ रहा था और 25 से सब में ज़्यादा था। सेकंड रूल ये था कि दो सब्जेक्ट में फेल, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, दो सब्जेक्ट में फेल बट जो टोटल है 105 से ज़्यादा आ रहा था और हर सब्जेक्ट में 25 मार्क्स से ज़्यादा था। उसके बाद जो अपना थर्ड रूल है वो एक सब्जेक्ट में फेल है बट जो उसका मार्क्स है वो 25 से कम है एक सब्जेक्ट में, जबकि उसका टोटल 105 से ज़्यादा आ रहा है बट उसका 25 से कम है, इसलिए उस स्टूडेंट को फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना जो नेक्स्ट रूल है वो मैथ्स एंड साइंस के लिए है। तो चलिए देखते हैं मैथ्स और साइंस के लिए क्या रूल अप्लाई होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स एंड साइंस किसी एक सब्जेक्ट में वीक है तो उसे भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सेकेंड रूल के हिसाब से पास हो सकता है। तो देखिए सेकेंड रूल क्या है, रूल सेकेंड जो अपना है वो मैथ्स प्लस साइंस का रूल है, मैथ्स प्लस साइंस का कंबाइंड पासिंग। अब बच्चों जैसे कि आप इस स्टूडेंट का रिजल्ट देख रहे हैं, मैथ्स में इसको 33 मार्क्स है, साइंस में इसको 47 मार्क्स है, तो मैथ्स में ये स्टूडेंट्स हो गया है फेल। बट अगर इस हिसाब से स्टूडेंट को मार्क्स है तो फेल नहीं दिया जाएगा। बाकी अगर तीनों में पास है और अगर मैथ्स में सिर्फ फेल है और इस टाइप के कंडीशंस है तो उसे मैथ्स में फेल नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों जो अपना सेकेंड रूल है वो मैथ्स एंड साइंस के लिए है। इसमें आपका मैथ्स प्लस साइंस मिला के जो आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है, 200 में आपको 35% लाना है, 200 का 35% होता है 70, तो आपको मैथ्स प्लस साइंस मिला के टोटल 70 मार्क्स लाना है। मैथ्स प्लस साइंस मिला के 70 मार्क्स लाना है। तो इस स्टूडेंट का अगर मैं मैथ्स का मार्क्स लिख लूँ तो 33 है और साइंस का मार्क्स लिख लूँ तो 47 है, तो 33 प्लस 47 हो गया 80, तो इसको मिल गया 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 70, 80 70 से बड़ा है और हर सब्जेक्ट में उसको 25 मार्क्स से ज़्यादा है, जो अपना सेकेंड कंडीशन था, तो ग्रेटर दैन 25। तो ये दो कंडीशन वो फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए जो उसका पासिंग क्राइटेरिया है वो उस रूल 2 के हिसाब से वो पास हो जाएगा। मतलब मैथ्स प्लस साइंस इज़ 80, मतलब 70 से ज़्यादा होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 25 मार्क्स आना चाहिए, जैसे कि हमने लैंग्वेजेस के लिए किया था। तो आपका अगर मैथ्स वीक है तो आप साइंस में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे। अगर आपका साइंस वीक है और मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो पास हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे 25 मार्क्स है और यहाँ पे अगर आपका 45 मार्क्स है तो आप इजीली पास हो जाएंगे। 45 एंड 25 कितना होता है 70, और 70 आपका होना चाहिए कम से कम, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपको 25 मार्क्स भी होना चाहिए। तो ये हो गया अपना सेकेंड रूल। अब बच्चों लास्ट वाला जो अपना बच गया है एसएस, और एसएस के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि एसएस के लिए कुछ भी रूल नहीं है। एसएस में आपको 35 मार्क्स कैसे भी लाना पड़ेगा और एसएस में मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज एसएस को आप आराम से रट्टा मार के मार्क्स ला सकते हैं, बिकॉज वो थियरी टॉपिक्स होते हैं उसमें सब। और बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन और है, जैसे कि मैं एसएस में ले लेता हूँ 33 मार्क्स, मतलब इसमें तो कंबाइंड आप पास हो गए, इसमें भी आप कंबाइंड पास हो गए, बट एसएस में आप फेल हो गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि जो हमारा बेस्ट ऑफ 5 का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से एसएस को एक्सक्लूड करके बाकी में अगर पास है तो क्या उसे पास किया जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर है नो, बिकॉज आप एसएस में अगर फेल हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो बेस्ट ऑफ 5 क्राइटेरिया यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ 5 क्राइटेरिया कब अप्लाई होता है? जब आप पूरे सब्जेक्ट्स में पास हो, तो उसमें से जो सबसे कम मार्क्स होते हैं उस सब्जेक्ट्स को निकाल के बाकी टोटल सब्जेक्ट्स को ऐड करके आपका टोटल परसेंटेज दिया जाता है। और दोस्तों अगर आपको इससे कुछ डाउट हो बेस्ट ऑफ 5 से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं बेस्ट ऑफ 5 से रिलेटेड भी आपको एक वीडियो बना के उसके भी सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स इंग्लिश में 39, हिंदी में 45, मराठी में 33, मैथ्स में 33 एंड साइंस में 47 एंड एसएस में अगर 39 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल है, जैसे कि मराठी एंड मैथ्स में फेल है, तभी भी इसे पास कर दिया जाएगा, बिकॉज जो ये पासिंग रूल का क्राइटेरिया है इसने फुलफिल किया है। पासिंग रूल का क्राइटेरिया
ये तीनों लैंग्वेजेस का था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट्स का एक साथ था, मैथ्स एंड साइंस का, इसको भी उसने फुलफिल किया है। लास्ट बचा एसएस जिसमें कि वो पहले से ही पास है, तो आपको सिर्फ एसएस में अच्छे से पास होना पड़ेगा। बाकी मैं आपको टोटल जो पासिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर आप मार्क्स लाते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। तो बच्चों, जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का रूल्स है पासिंग, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके वजह से बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पास हो जाते हैं, फेल होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और अगर आप गलती से फेल भी हो जाते हैं तो जो हमारा जुलाई में एक एग्ज़ाम होता है उसमें आप पास हो सकते हैं री एग्ज़ाम देके। बट अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तक हमारा रिजल्ट भी नहीं आया, तो इस साल जो हमारा री एग्ज़ाम होगा वो डिले हो सकता है। डिले होगा ही, सितंबर या अक्टूबर में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, जिससे आपका ईयर है वो वेस्ट नहीं होगा। तो बच्चों, आई होप आपको ये जो सब इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आपको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप इसे वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए, आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, वो आपको सब मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।